वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। जैसे ही क्लास आपको पता है हम कब से यूनिट 3 को चला रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स के अकॉर्डिंग हमने पहले इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स ले लिए थे, टाइप्स ले लिए थे, उसके बाद डिवाइसेस थी, हमारी टॉपोलॉजीज थी और कुछ कंपोनेंट्स भी थे। देन अब जस्ट एक दो प्रीवियस जो हमने लिए हैं क्लासेस उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की बात करी थी। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे सारे। और फिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में भी आपको मैंने बताया था, क्योंकि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है एज ए वेब डेवलपर, एज ए मतलब जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड थे। तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यूआरएल हो गया था, वर्ल्ड वाइड वेब हमने कर लिया था, एप्लीकेशंस हो गई थी इसकी, वेब, ईमेल, चैट, वीओआईपी ये हमने कंफर्म कर लिया था। अब हमारे पास जो आज के टॉपिक्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी है। तो इसका मतलब यूनिट 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं आपके नॉलेज के लिए। तो आज के जो टॉपिक्स कवर हैं उसमें आप वेबसाइट की बात कर सकते हो, उसकी डिफरेंस की बात कर सकते हो कि वेब पेज और वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। देन स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, या फिर वेब सर्वर है उसकी होस्टिंग कैसे की जाएगी, वेबसाइट की होस्टिंग कैसे की जाएगी। देन वेब ब्राउज़र ले लिए हमने, और जो जो कॉमनली यूज ब्राउज़र्स होते हैं उसके एग्जांपल्स भी बता दिए आपको। ब्राउज़र की सेटिंग भी कर दी है आपकी, और एड-ऑन्स और प्लगइन्स क्या होते हैं। देन लास्ट में कुकीज़ क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। लास्ट ऑफ दैम इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि एक्चुअली डाटाबेस यूजिंग क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल के अंदर तो हमने कुछ प्रैक्टिकल्स भी करे थे, आपने भी एसक्यूएल को पढ़ी थी, फिर कुछ अपडेट हुए थे 12th के अकॉर्डिंग। तो वो आपको ध्यान रखना है किस तरीके से, क्योंकि 25 मार्क्स की या 30 मार्क्स की आपके ये एसक्यूएल है। अभी ये मेरे थ्योरी कंसेप्ट चल रहे थे, तो आपको कम से कम ये तो पूरा करें आप कि ये 10 मार्क्स का पूरा है। इसके बाद में सोशल इम्पैक्ट्स लूँगा मैं, वो भी 10 मार्क्स का है। तो ये अच्छे टॉपिक्स हैं और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप कवर कर सकते हो। देन जब भी अपन मिलेंगे, बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाली है, हम प्रैक्टिकली अपन सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे। लास्ट में अपना पाइथन रह जाएगा तो आराम से कर लेंगे, अपने पास है अभी टाइम। तो फिलहाल मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने लास्ट में, पूरा वीडियो ख़त्म होने के बाद में उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपन अपने पूरे सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि आपके वेबसाइट की इंट्रोडक्शन क्या है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि आपका वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है और इसकी डिफरेंस क्या है। तो स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं वेब पेज। नाउ क्लास, यहाँ हमारा पास एक टॉपिक है वेबसाइट इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। ऑलरेडी क्लास आपको मैंने एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बताया था, उसके एलिमेंट्स, उसके टैग्स, उसके बारे में बात करी थी। हमने जो पूरा टॉपिक स्टार्टिंग का लिया था पूरा इंटरनेट का, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज। देन आपको मैंने बताया था कि हम बात करेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, क्योंकि अगर आप HTML के बारे में नहीं जानोगे तो आप वेब पेज के बारे में नहीं जान सकते और वेबसाइट के बारे में भी नहीं जान सकते। तो अगर आपको छोटा मोटा वेब पेज बनाना आता है, जो आपको मैंने प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, जो सेशन था हमारा, उसके अंदर आपको मैंने बताया था किस तरीके से एलिमेंट्स यूज करेंगे और किस तरीके से टैग्स यूज करेंगे। देन आपको थोड़ा बहुत मैंने बताया था कि फॉर्म्स कैसे बने हैं और हमारे टैग्स कैसे यूज हो रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है, वेब पेज है, सर्वर है, सारे रिलेटेड जो हैं हमारे HTML से भी हैं। तो थोड़ा बहुत टॉपिक HTML का लेकर फिर मैंने आपको बताया था कि हम वेब पेज की भी बात करेंगे, वेबसाइट की भी बात करेंगे। जिस तरीके से आपने छोटा सा वेब पेज देखा था कि मैंने बना के आपको बताया था, अब हमारे पास जो टॉपिक जो आ रहा है वेबसाइट का आ रहा है, वेब पेज का आ रहा है। फिर दोनों के डिफरेंस की बात की जाएगी। ठीक है, ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको पता है कि जो वेब पेज है वो HTML कैसे बनाया जाता है और एक्चुअल वेब पेज होते क्या है, तो हम इसी टॉपिक के अंदर और इसी सेशन के अंदर बहुत सारी बातें करेंगे कि वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, वेब सर्वर क्या है, होस्टिंग कैसे की जाती है, ब्राउजर क्या है, ब्राउजर की सेटिंग क्या है, और एड-ऑन्स क्या है, प्लगइन्स क्या है। तो ये सारी चीजें जो है इसी टॉपिक में या इसी सेशन के अंदर क्लियर होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करना चाहेंगे वेब पेज की। नाउ क्लास, यहाँ वेब पेज की बात की जा रही है। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, वेब पेज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेज। आपने जो बुक का एक पेज देखा है तो वो आपको एक हार्ड कॉपी का दिखता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक पेज की। इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, इट जस्ट लाइक ए पेज इन ए बुक। एक बुक पे जो पेज होता है
वैसा आप कह सकते हो, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉनिक पेज। अब वो हमने बनाया था, आपको पता है कि सारे टैग्स यूज किए थे, एलिमेंट्स यूज किए थे, स्ट्रक्चर आपको पता है कि HTML हेड स्टार्ट होता हुआ टाइटल, उसके बाद बॉडी वगैरह। तो ये सब जो चीज बेसिकली देखो, HTML तो आपने मेरे हिसाब से 7th 8th 9th 10th या 11th जो भी है उसके अंदर थोड़ा बहुत तो आपने पता ही होगा आपको कि HTML किस तरीके से काम करती है और नोटपैड में कैसे कोडिंग की जाती है और उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ये सारी मैं प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बता चुका हूँ। बहुत छोटी चीजें हैं, मतलब कोई माइनर सी चीजें हैं जो आपको बस कंफर्म होनी चाहिए, कोई बड़ा टिपिकल टॉपिक नहीं है। तो अब जिस तरीके से हम बुक की बात कर रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉनिक पेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक पेज का अगर हम बात करें तो फिर उसके लिए आपको वेब पेज बनाने के लिए छोटी मोटी HTML भी आनी चाहिए। द बेसिक यूनिट ऑफ एवरी वेबसाइट और डॉक्यूमेंट ऑन द वेब इज अ वेब पेज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन। क्योंकि बेसिकली मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले आपको अगर वेब पेज बनाना है तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी इमेजेस क्या है, आपकी पिक्चर्स क्या है, ठीक है। हो सकता है उसमें कोई वीडियो आप डाल रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने इसलिए बात नहीं करी कि HTML हमारे कोर्स के अंदर है नहीं। अगर HTML अगर वेब पेज की बात करें तो थोड़ा बहुत HTML इसलिए कंफर्म होना चाहिए, इससे पहले कई क्लास के अंदर या 9th और 10th के अंदर आपको पक्का मैं मानता हूं कि ऑब्वियसली आपको बताया होगा कि एक्चुअली HTML होती क्या है। जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है तो वो तो बनाई जाती है डिजाइनिंग के लिए, तो उसके अलावा वो तो बात की बात है कि जावा स्क्रिप्ट हो, PHP हो या आपके यहाँ ये प्रोफेशनल लेवल की बातें हो जाती है। तो यहाँ बहुत छोटी चीज है कि अगर आप वेब पेज बना रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है और आपके टैग एलिमेंट आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो यहाँ वेब पेज जो है आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक पेज है, जहां आप इन्फॉर्मेशन कंटेन करके आप एक वेब पेज बनाते हो टेक्स्ट का यूज करके। देन क्लास हम वेबसाइट की बात करें अगर, तो वेब पेज से ही आपके वेबसाइट बनेगी। क्योंकि जब आप वेब पेजेस बनाते हो तो अगर एक पेज बना रहे हो, 2 पेज बना रहे हो, वहां तक समझ में आता है कि आप कुछ ऐसी छोटी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो। तो यहाँ जब एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बन जाते हैं तो वह वेबसाइट का रूप ले लेती है। द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट्स एक्सेस्ड बाय इट्स ओवन इंटरनेट एड्रेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। क्योंकि जब आप वेब पेजेस बहुत सारे बना लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी वेबसाइट बन गई है। एक्चुअल में सब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बनके फिर उसकी होस्टिंग होती है। उसके अलावा फिर जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट एक्सेस होता है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, फोल्डर्स हैं, जो भी आपके कंटेन है वो वेबसाइट के अंदर पड़े हैं एज ए वेब पेज, तब वो एक वेबसाइट बनती है। जैसे वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ऑफ कोर्स जब वेब पेजेस ही बनेंगे जब तो वेबसाइट बनेगी, क्योंकि जब आप बहुत सारे वेब पेज बनाओगे तो एक वेबसाइट का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उसके कंटेन होंगे। ईच वेबसाइट कंटेन्स ए होम पेज एंड कंटेन्स अदर एडिशनल पेजेस। जब आप होम पेज पे आते हो तो होम पेज में पहले वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा एक्चुअल में वो क्या आगे जाकर उसका क्या वर्क है या फिर ये इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों की गई है। उसके अलावा फिर उसके एडिशनल वेब पेजेस हैं या जो आगे पेजेस बनेंगे तो वो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। तो ओवरऑल इस तरीके से कहा जा सकता है कि द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो है वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग बनेंगे। आपने नाम तो दे दिया, वेब पेजेस में सब होटल्स के हैं, मतलब क्या नाम है, होटल्स के बारे में बता रखा है। कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं, वेबसाइट बनानी है मुझे, और बात कर रहे हो आप स्कूल की, जब आप वेबसाइट में स्कूल की बात कर रहे हो और वेब पेजेस बना रहे हो होटल से रिलेटेड, तो आप खुद सोच लीजिए कि अपन कहाँ जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब यही होगा कि देखो वेबसाइट बहुत नॉर्मल सी चीज है, आपको ये पता होना चाहिए वेब पेज तो है ही, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बनेगी। उसके बाद में फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक्सेस कैसे करेगा, ये इंटरनेट एक्सेस करने का एक तरीका, एक सर्विस है, ये तो आपको बताया था मैंने। और उसके बाद में जो उसकी होस्टिंग होगी, जो आप आगे बात करेंगे अपन, फिर आप होस्टिंग के अकॉर्डिंग फिर आपका जो है एड्रेस क्लियर होगा, मतलब वेबसाइट जो होगी वो आपकी होस्टिंग के अकॉर्डिंग होगी। क्योंकि आप जो एड्रेस डालोगे, जो आपका URL होगा, तो वो उससे रिलेटेड होगा। जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करी थी अपन ने, तो वो एक तरह की वेबसाइट बन जाएगी। क्योंकि देखो URL का मतलब क्या है कि आपका जो URL है वो एक एड्रेस है, वहां वेब एड्रेस की बात करते हैं, फिर वेबसाइट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर अब आगे आपको पता है कि जो पेज जो भी वेबसाइट होगी वो क्या वेबसाइट से रिलेटेड होगी, वैसे ही वेब पेज बनेंगे। और एक होम पेज होगा तो होम पेज में तो आपको बताना ही पड़ेगा ना
कि एक्चुअली अब आप cbse.nic.in को जब निकालते हो तो उसके अंदर आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई जा रही है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो वो होम पेज है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, एक उमंग ऐप है, उमंग ऐप की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो इसकी जो आपका यूएन होता है। यूएन का मतलब होता है कि जो आपका पीएफ अकाउंट जो होता है, पीएफ अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर आप उसका कोई विड्रॉल करना चाहते हो पीएफ, तो पहले पीएफ के बारे में बताया जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उस होम पेज के अंदर, क्या क्या उससे रिलेटेड हमारे पास में सर्विसेज अवेलेबल हो रही है। उसके बाद में फिर वो एडिशनल पेजेस है कि आप किस तरीके से पीएफ निकालोगे, आपकी पूरी सेटिंग बताई जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर वेबसाइट की बात करते हो तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। फिर आपको उसके बारे में ये भी बताना पड़ेगा, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज एक्सेस्ड बाय इट्स ओन इंटरनेट एड्रेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। नाउ क्लास, एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि आगे जाकर आप में से कोई अगर वेब डेवलपर बनता है तो डेफिनेटली हमें ये तो पता ही होगा कि एलिमेंट्स ऑफ वेबसाइट क्या होंगे। हमारे पास में ये सारे के सारे जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये है कि आप जब वेबसाइट बनाओगे तो उसके एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां बताया जा रहा है कि गुड विजुअल डिजाइन, उसकी विजुअलिटी जो होगी, जो उसकी जो डिजाइन होगी, वो आपको बेटर करनी है कि कोई भी उसको देखे तो परफेक्ट लगे। क्योंकि डिजाइनिंग के लिए तो हम HTML CSS की बात करेंगे। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो है, जब हम बात करें, चलो CSS हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट डेकोरेशन के लिए काम आती है। एक शीट बनती है अच्छी से, एक डिजाइनिंग बनती है, क्योंकि HTML तो कोडिंग करता है, वो भी बहुत अच्छा परफेक्ट हमें डिजाइनिंग देता है, लेकिन गुड विजुअल डिजाइन होगी तभी आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छी लगेगी। और उसके बाद में जो भी उसके कोई सर्फिंग करता है, कोई विजिट करता है उस वेबसाइट के अंदर, तो ये तो कंफर्म है कि उसकी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग वो कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा विजुअल है इसका। तो ये गुड विजुअल डिजाइन उसी में ही आती है। सेकेंड, यहाँ बात करते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन के अंदर आप देखो, पिक्सल्स फटने नहीं चाहिए, कहने का मतलब बाहर नहीं आने चाहिए। रेजोल्यूशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पिक्सल्स जो होते हैं, हम कई वीडियो देखते हैं, वीडियो हम डाउनलोड करते हैं, तो उसके पिक्सल्स काफी मतलब वैसे ब्लड टाइप के लगने लग जाते हैं। तो वैसी नहीं होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। तो आपको वो कंफर्म करना है कि कितना, जैसे 1024x1024 कितना, क्या MB पर चल रहा है, GB पर चल रहा है, किस पिक्सल्स पर चल रहा है, तो वो कंफर्म आपको होना चाहिए। उसके अलावा कलर स्कीम, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कलर स्कीम का मतलब होता है कि आप जब उस पर कलर दे रहे हो तो एक परफेक्ट कलर होना चाहिए। आप किसी में रेड डाल रहे हो, किसी के अंदर ब्लू डाल रहे हो, तो अपन को एकदम पूरा हरा भरा नहीं करना है। अपन को कलर स्कीम का मतलब ये है कि जहां पर जिस टेक्स्ट के अंदर कलर की हमें रिक्वायरमेंट है वही देना है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग तो HTML से होगी कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग का यूज कर रहे हो आप, कि जैसे अगर मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इटालिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्ट्राइक थ्रू यूज कर रहा हूँ, आगे कोई फोन टैग यूज कर रहा हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग यूज कर रहा हूँ, एम्फेसाइज यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। मैंने तो अभी आपको एक लिस्ट बताई नहीं, उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है, तो वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में सारे टैग्स काम में आते हैं। इसी की तरह इंसर्ट मीनिंगफुल ग्राफिक्स। आप जो भी ग्राफिक्स बना रहे हो, या आपका जो इन्वायरमेंट है ग्राफिक्स का, तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि आप जो भी इंसर्ट कर रहे हो, अगर मैं कह रहा हूँ कि इमेज डाल रहा हूँ, तो उस इमेज का कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका मन आ गया तो आपने कोई विंडोज की इमेज डाल दी, आपने कोई और ऐसा मतलब अच्छा सा ग्राफिक्स डाल दिया जो लोगों को अच्छा लगे। नहीं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि उसको डाला क्यों गया है। उसी तरीके से सिंपलिसिटी, सब जितनी सिंपलिसिटी रखोगे वेबसाइट के अंदर वो उतना बेस्ट लगेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन कर देते हैं। डेकोरेशन से क्या होता है कि फिर वो सिर्फ डेकोरेशन ही दिखता है, कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो फिर दिखती नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो हमने कंटेंट लिए हैं वो फिर दिखते नहीं है। तो सिंपलिसिटी का मतलब है कि एकदम सिंपल वेब पेज बनता है, इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। और जहां डिजाइन की बात की जाए, जहां हम कलर स्कीम की बात करें, या फिर कोई ग्राफिक्स की बात करें, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करें, वो जहां रिक्वायरमेंट है वहां लीजिए। उसी तरीके से रिलेवेंट कंटेंट की बात करिए कि आपको जो कंटेंट है आपका वो रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो विजिटर को, या हो सकता है कि जो भी यूजर यूज कर रहा है आपकी वेबसाइट को देख रहा है, तो वो रिलेवेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेविगेशन का मतलब है कि आप जब आपकी वेबसाइट को खोलते हो, किसी वेबसाइट को खोलते हो, तो
आगे जहां हम नेविगेट करना चाहते हैं, हम आगे और जाना चाहते हैं, तो वो नेविगेशंस होने चाहिए। आप उसी आपके होम पेज में हम बैठे हैं वेबसाइट के, और आगे फिर हमें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो वो नेविगेशन मेन चीज है कि यूजर को ये पता होना चाहिए कि आगे कौन सा पेज खुलेगा, तो वो नेविगेशन वहां होना चाहिए। नेविगेशन बार हो सकता है, या हो सकता है कोई नेक्स्ट का कोई बटन होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंट लेआउट का मतलब ये होता है कि आपका जो लेआउट है वो कंसिस्टिंग होना चाहिए। कहने का मतलब आपका जो पूरा जो होम पेज है उसका जो स्ट्रक्चर है तो वो कहीं ना कहीं मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है ना। कंसिस्टेंट मैनर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि एक्चुअल में ये जहां यहाँ जो है कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं अपन, कैसे नहीं कि बार बार आप डुप्लीकेशन डाल रहे हो, एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार बता रहे हो, और एक ही जो ग्राफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया करा है आपने वेबसाइट के अंदर उसको और आगे बता रहे हो ताकि आपकी वेबसाइट बड़ी लगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लास्ट आपका ब्राउजर कंपेटेबिलिटी है, ये आपका बेस्ट है। मैं इसको बहुत अच्छा टॉपिक मानता हूं या पॉइंट मानता हूं, क्योंकि ब्राउजर कंपेटेबिलिटी का मतलब मेरे मानना यह है कि मतलब एक एज अ टर्म ब्राउजर कंपेटेबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सर्टेन वेबसाइट टू अपीयर फुल्ली फंक्शनल और डिफरेंट ब्राउजर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो भी ब्राउजर यूज किया जा रहा है उस ब्राउजर के अकॉर्डिंग वो कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो वहां पर एज ए इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो खुलना भी चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिखनी भी चाहिए। तो जो भी ब्राउजर हो, ब्राउजर बहुत सारे हैं हमारे पास में, हम नेटस्केप नेविगेटर की बात करें, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, हम ओपेरा मिनी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे ब्राउजर है, वहां पर आपकी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, आपका ग्राफिक्स दिखना चाहिए, आपने जो फॉर्मेट करा है, फॉर्मेटिंग यूज करी है टेक्स्ट के लिए, वो सब कुछ, रिलेवेंट कंटेंट की बात करें, कुछ भी हो, आपका जो कंटेंट है वो कंपेटेबल रहना चाहिए कि किसी भी ब्राउजर के अंदर खुलना चाहिए। देन क्लास डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट, लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेब पेज की, आपको कंफर्म हो गया है वेब पेज क्या है। वेबसाइट की बात कर रहे हैं, आपको कंफर्म हो गया वेबसाइट क्या है, उसके एलिमेंट्स की भी बात कर चुके हैं। तो सिंपल सा आप समझ सकते हो, बस यहाँ एक हाइपर लिंक जो है ये आपको थोड़ा समझाना है। A web page is a one single page of information, हमने यही बात करी है, just like electronic page, while a website is made up of a number of different web pages या collection of different web pages। यहाँ वेबसाइट की पूरी बात हो चुकी है वेब पेज की। कनेक्टेड बाय लिंक्स नॉन एज हाइपरलिंक्स, जो एक लिंक से कनेक्ट है, कहने का मतलब यहाँ आप क्लिक कर रहे हो वहां वो वेब पेज खुल रहा है, वहां वो वेबसाइट खुल रही है। तो यहाँ हाइपर लिंक को मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक्चुअल में हमारे HTML के अंदर एक टैग है, उसे कहते हैं एंकर टैग, ANCHOR, एंकर टैग। एंकर के अंदर आपके एक एट्रीब्यूट मिलता है, उसे कहते हैं हाइपर रेफरेंस, HREF। तो एंकर टैग क्या करता है, आपका लिंक बनाता है, मतलब आपकी मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन पड़ी है डी ड्राइव के अंदर, ठीक है, डी फॉर डिफरेंट, डी के अंदर आपकी कोई इंफॉर्मेशन पड़ी और आपने जो बनाई है वेब पेज, उसके अंदर आपने एक लिंक तैयार किया है। तो आप क्या करोगे, लिंक के लिए ए के बाद में आपका ए जो आप स्टार्ट करोगे वो करोगे जो आपका एंगुलर ब्रैकेट होता है। ए के बाद में HREF स्पेस HREF इक्वल टू जो आपका पाथ है, जहां आपकी पड़ी वो फाइल विद एक्सटेंशन, आप वो वहां पर पाथ डाल दीजिए। पाथ डालने के बाद में उसको बंद कर दीजिए। अब आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, मान लेते हैं वहां पर पड़ा हुआ है कोई CBC से रिलेटेड कोई पड़ी इंफॉर्मेशन, तो हम लिख देंगे CBSC। उसके बाद में हम आगे एंकर टैग बंद कर देंगे, ए को वापस बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो CBC नाम का जो लिंक है, मतलब जब भी आप उसको खोलोगे तो CBC आपका पूरा ब्लू में आ जाएगा और नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई आ जाएगी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से वेब पेज के भी लिंक बन जाएंगे। वेब पेज के जब लिंक बन जाएंगे तो वो सारे के सारे मिलकर हाइपर लिंक्स कहलाएंगे। चलो क्लास, हम हाइपर लिंक के बारे में भी कंफर्म कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, आपको बता देता हूँ किस तरीके से एंकर टैग यूज होगा हमारा। तो यहाँ हम सारे टैग्स तो एक बार यूज करने ही पड़ेंगे हमें। टाइटल के बाद मेक ए हाइपर लिंक, ठीक है।
ये टाइटल हो जाएगा हमारा, और ये हमने टाइटल बंद कर दिया है। देन हम हेड को बंद कर देंगे और आपकी बॉडी स्टार्ट कर देंगे। बॉडी में आप बीजी कलर ले लीजिए इक्वल टू येलो। फिर कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट अगर हमें देना नहीं है। मैं वापस बॉडी बंद कर रहा हूँ, देन HTML बंद कर रहा हूँ, और यहाँ हम बात करेंगे अब एंकर टैग की। तो एंकर टैग के अंदर आपके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर AHREF ये हाइपर रेफरेंस आपका रहेगा एट्रीब्यूट। यहाँ मैं डबल कोट डाल रहा हूँ, यहाँ हमारा पाथ रहेगा, एक्सटेंशन रहेगा, फाइल का नाम रहेगा, और यहाँ मैं डाल देता हूँ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। देन आपको एंकर टैग वापस बंद करना पड़ेगा। अब यहाँ जो है, यहाँ हमारा फाइल का नाम और पाथ वगैरह सब आपको क्या करना है। जैसे यहाँ है, मैं ये 12th IP हैंड आउट ये लेना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपल सा यहाँ क्लिक करना है, Ctrl+C करा, Ctrl+C करके आए आप, और यहाँ आपने Ctrl+V कर दिया। देन उसके बाद में यहाँ आपको डालना पड़ेगा 12th IP हैंड आउट डॉट। अब इसका एक्सटेंशन PDF है, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल है हमारी। Ctrl+S कर लीजिए, यहाँ आपसे IP ले लीजिए आप .htm, और आपके डेस्कटॉप पर डाल दीजिए, सेव कर लीजिए। आप देखोगे आई थिंक आना चाहिए पूरा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लिखा हुआ आ रहा है, सॉरी यहाँ पर मैंने ये गलत लिख दिया, इसको यहाँ से हटा दीजिए। मुझे यहाँ लिखना है ट्वेल्थ IP handout.pdf। ठीक है, Ctrl+S कर दिया वापस। यहाँ आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस से लिखा हुआ आ रहा है, क्लास आपको दिख रहा है। बस क्लिक करते ही आपको दिखेगा ये एक जो PDF की फाइल थी वो आपके सामने होगी। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, आपको दिख रहा है एक PDF की फाइल खुली हुई है। तो इस तरीके से हम एंकर टैग यूज करके एक लिंक बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारे लिंक्स मिलकर फिर हाइपर लिंक बनाते हैं। नाउ क्लास, यहाँ आपको स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज दिख रहा होगा। जब हमने वेब पेज की बात करी है और वेबसाइट की बात करी है, तो फिर हमारे सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे कि आपकी वेबसाइट्स कैसी होती है, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है, या वेब पेज की बात करें जो आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो HTML के अंदर, तो आपका वेब पेज आपने कैसा बनाया है। तो स्टैटिक और डायनामिक ये दो जो आपके सामने वर्ड दिख रहे हैं, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और अच्छा टॉपिक है कि जब भी कोई वेब पेज बनाया जाएगा, जो वेबसाइट क्रिएट की जाएगी, जब आप कहते हैं कोई कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है वो एक वेबसाइट है, तो यहाँ स्टैटिक क्या है और डायनामिक क्या है, तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर। फिर हम होस्टिंग की भी बात कर लेंगे, देन वेब सर्वर वगैरह जो भी एटसेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपिक्स हैं जो आज अपन क्लियर करेंगे। फ़िलहाल अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि स्टैटिक क्या होता है। देन क्लास, अब आपके सामने स्टैटिक वेब पेज है। अब स्टैटिक अगर हम कंफर्म करें तो एक जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक पेज ऐसा बना रहे हैं जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमने वेब पेज क्रिएट किया है, वो जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन है। एक बुक का जो पेज होता है बस वो, क्योंकि वो बुक का पेज अपडेट जब होता है जब हम पब्लिशर चेंज करते हैं, या कह सकते हैं कि वो उस बुक के अंदर अपडेशंस होने हैं। तो ये क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक ए स्टैटिक वेब पेज ऑफन कॉल्ड ए फ्लैट पेज और स्टेशनरी पेज, मतलब जो कभी भी आपके अपडेट नहीं होगा। और जस्ट लाइक बुक जो होता है, हम जब स्टेशनरी की बात कर रहे हैं तो वो एक बुक का पेज है, ठीक है ना। तो इज़ ए वेब पेज दैट इज़ डिलीवर्ड टू द यूज़र एग्जैक्टली एज स्टोर्ड। जिस तरीके से वेब पेज बनाया गया है,
जिस तरीके से क्रिएट किया गया है, अब उसका जो कंटेंट है, उसके जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी वेब पेज पे डिलीवर हुई है या आपने वेब पेज पे विजिट किया है, तो वो बस हमेशा वो का वही पेज रहेगा। उसमें कोई अपडेशंस, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो यही स्टैटिक वेब पेज होते हैं, जो सिर्फ हमें प्रोवाइड करता है एक इन्फॉर्मेशन, जो भी उस रिलेटेड टू आपका जो कंटेंट है या फिर आप जो बताना चाहते हो। जैसे अगर मैं होटल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूं, अगर स्कूल की कोई ऐसी वेबसाइट है मान लीजिए, उसमें सिर्फ बताया गया है कि स्कूल का एड्रेस क्या है, स्कूल के डायरेक्टर के बारे में, स्कूल कब से एस्टेब्लिश हुई है, कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने हैं, और उसके स्टूडेंट्स कितने हैं, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, उसके अलावा जो है स्टार्टिंग मतलब हमारे कब हुई है, कहाँ कौन से स्टैंडर्ड से है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बताने के लिए कि आप अगर विजिट करना चाहते हो वेबसाइट को, मतलब जब ये वेब पेज की इसलिए बात की जा रही है कि कलेक्शन, जब वेब पेज कलेक्शन ऑफ वेब पेज जब हो जाएंगे तो वो वेबसाइट बन जाएगी ना, क्योंकि ऐसी वेबसाइट भी तो होती है वो स्टैटिक होती है। तो हम दोनों चीज़ें बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जब ये स्टैटिक वेब पेज की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि जब ये कलेक्शंस हो जाएंगे बहुत सारे, तो वो वेबसाइट बन जाएगी। तो फिलहाल अब वेब पेज का इसलिए बात कर रहे हैं, आपको ये पता चलेगी कि उस वेब पेज को स्टैटिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन है। स्टैटिक वेब पेज डिस्प्लेज द सेम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल यूज़र्स। जितने भी विजिटर, जितने भी यूज़र उसको देखेंगे, अगर जो भी विज़िट कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट को खोल रहे हैं, तो वो सबको सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सच वर्जर्स आर अवेलेबल एंड द सर्वर इज़ कन्फिगर्ड टू डू सो। जहाँ भी आप सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप उसका यूआरएल डालते हो, तो वो सर्वर से जाने के बाद, डेटाबेस में जाने के बाद, डेटाबेस वापस सर्वर आने के बाद आपके पास में एक एचटीएमएल रेस्पॉन्स पहुँचेगा। जब आप एक एचटीएमएल रिक्वेस्ट भेजोगे तो एक रेस्पॉन्स पहुँचेगा, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड की जाएगी। Such web pages are suitable for the content that never or rarely need to be updated। यही मैं कह रहा हूँ, जैसा भी कंटेंट है जो प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग सारे यूज़र्स को, सारे विजिटर्स को, उसके अलावा जो भी जिसने भी ये क्रिएट किया है, वो भी अगर उसको खोलता है, जिसने भी इस वेब पेज को बनाया है या आगे वेबसाइट बनती है, तो उसको हमेशा वही इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अपडेट नहीं कर पाओगे उसको, ना ही कोई ऐसी नीड होती है, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइड रहता है कि ये सारी चीज़ें हमें पहले ही बता दी जाए। अब हो सकता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन अलग अपडेट करना चाहता है, तो या तो वो नई बनेगी वेबसाइट या फिर नया वेब पेज बनेगा। नाउ क्लास, अब हम डायनामिक वेब पेज की बात कर सकते हैं। डायनामिक वेब पेज के अकॉर्डिंग आप अगर स्टैटिक की जो आपने बात करी थी, उसका अपोजिट कह सकते हो। हमने बात करी थी कि स्टैटिक जो है वो जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन है, आप कभी उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। जो भी यूज़र, जो भी विजिटर देख रहे हैं, वो हमेशा वही देख पाएंगे जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है। डायनामिक वेब पेज में आप कह सकते हो कि जब बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनती है जहां हमें अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ हम डायनामिक की बात कर सकते हैं कि जब हम वेबसाइट, जब हमारी फैसिलिटी हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ अपडेशंस हम दे रहे हैं हमारी वेबसाइट्स के अंदर, हो सकता है कि कोई स्ट्रक्चर है उसमें कुछ अपडेशन हो रहा है, हो सकता है कि जो भी वर्क है, जो भी क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो जो अपडेशन चाहिए, तो ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट बनती है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ होटल मैनेजमेंट सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ किसी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की, अगर मैं बात करूँ कि अगर आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी के अंदर आपकी आपकी उसकी वेबसाइट है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अपडेशंस होंगे जो आपको हमेशा फुलफ़िल करने पड़ेंगे वेबसाइट के अंदर। आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि अब इसमें ये चेंजेस हो गए हैं। तो जब जब चेंजेस होंगे तो वहाँ स्टैटिक काम नहीं आएगी, वहाँ डायनामिक काम आएगी। ए डायनामिक वेब पेज इज ए वेब पेज विच नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड every time whenever it opens in any of the web browsers to display the update content of the site। जो भी वेब ब्राउज़र है, चाहे वो गूगल क्रोम हो या सफारी हो, या कह सकते हो कि आप जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जो यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर जब आप उस वेब ब्राउज़र के अंदर खोलोगे, तो वेब ब्राउज़र में खोलने पर आपको जो उसका वो वेब पेज है, भाई वेबसाइट तो हम बात कर रहे हैं कि जो आपने यूआरएल खोल दिया, वेबसाइट खुल गई है, वो जो वेब पेज जितने भी खुलेंगे, तो उसमें जो अपडेशंस डाले हुए हैं, जो हमने वैलिडेशंस जो चेक्स डाले हुए हैं, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ अपडेशंस हमेशा रहेगा।
कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अब ये अपडेशंस होना चाहिए था और जस्ट 1 महीने पहले हमने ये चीज़ देखी थी, तो वो अपडेशंस मिलेगा आपको। तो वो जो काम है वो काम है हम जो डेवलपर का काम है, जिसने ये बनाई है वेबसाइट या वेब पेज बनाया है, उसका काम है कि वो हमेशा अपडेशंस करते रहे। तो हमें बताना पड़ेगा डेवलपर को इसमें ये चेंजेस चाहिए, हमें उसको पूरी चीज़ें बतानी पड़ेगी जिस तरीके से आप उसका अपडेशन चाहते हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में कोडिंग कर देगा कि अब ये अपडेशंस हो चुका है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कंटेंट है, वो प्रोवाइड करवा देगा। तो यहाँ हम डायनामिक की बात करें, डायनामिक अपने आप में बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, वेब पेज होते हैं, क्योंकि पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस है, जहाँ जहाँ अपडेशंस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपको ये चीज़ें मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो डायनामिक जो है वहाँ पर जहाँ भी अगर हर 4 दिन में हो या 10 दिन में हो या 1 महीने बाद हो, रिफ्रेश का मतलब यही है कि एवरी टाइम वेन एवर इट ओपन्स इन एनी ऑफ द वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले द अपडेटेड कंटेंट ऑफ द साइट। तो हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी, जब नीड्स होगी, तो उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायनामिक वेब पेज के अकॉर्डिंग आप जस्ट ऑपोजिट बात करते हो स्टैटिक की। तो स्टैटिक का मतलब एक इन्फॉर्मेशन है और डायनामिक का मतलब जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम उसको अपडेट करेंगे। नाउ क्लास, अगर हम बात करना चाहें वेब सर्वर की एंड होस्टिंग ऑफ है वेबसाइट की, तो यहाँ हमारे पास में टॉपिक आ रहा है कि पहले तो ये तो कंफर्म करें कि सर्वर क्या होता है, क्योंकि सर्वर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। क्योंकि जब हमने वेब की बात करी, वेब रिलेटेड टू इंटरनेट से है, या WWW वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम जो हमारा टॉपिक है वो है कि यहाँ सर्वर क्या है, सर्वर के बाद में वेब सर्वर क्या है या फिर सर्वर के टाइप्स क्या है, देन वेब सर्वर की बात करेंगे, देन बात करेंगे कि हम वेबसाइट की होस्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लीजिए या इम्पोर्टेंट मान लीजिए, क्योंकि हम जब URL की बात कर चुके हैं, जब हम वेब पेज की बात कर चुके हैं, हम जब वेबसाइट की बात कर चुके हैं, उसके अलावा जो इंटरनेट के एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं, तो अब जो वर्क था वो भी आपको बताया गया, जो सर्विसेज थी वो भी आपको बताया गया। यहाँ अब बात की जा रही है कि अब जो जहाँ से कनेक्शंस हैं, जहाँ से अटैचमेंट्स हैं, अब उनकी भी बात कर ली जाए। क्योंकि आपने वेबसाइट बना ली, मान लेते हैं आपने वेब पेज बना लिए। अब आपने वेब पेज तो बहुत सारे बना लिया, अब उसको वेबसाइट का नाम देना है, उसके बाद में उसको देखना है। जब हम उसका URL डालें तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो वहाँ हम बात करेंगे होस्टिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, बात करते हैं सर्वर की, कि सर्वर क्या होता है। नाउ क्लास, जब वेब सर्वर की बात की जाती है, उससे पहले सर्वर की बात की जाए तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज सर्वर के टाइप्स हैं ये। जिस तरीके से आपको दिख रहा है, ये वेब सर्वर है, मेल सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, FTP है, डेटाबेस सर्वर है, DNS है। तो ये हम बाद में बात करेंगे, पहले कंफर्म ये तो करें कि सर्वर क्या है। जैसे कि ए सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स एंड रेस्पॉन्ड्स टू रिक्वेस्ट मेड ओवर ए नेटवर्क। मतलब बेसिकली सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करें कि देखो कि हमारे पास में जो नेटवर्क के टाइप्स हैं वो या तो पेन है या लेन है या मेन है या फिर वेन है। तो ये 4 हमारे पास नेटवर्क्स है। तो आप जिस नेटवर्क से एक HTML रिक्वेस्ट भेज रहे हो, या आप कह सकते हो कि अगर आप कोई URL है, आपका कोई वेब एड्रेस है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई टेक्स्ट है, कोई कीवर्ड है, तो आप जो सर्वर को भेजना चाहते हो, हम मान लेते हैं कोई URL डाल रहे हैं, तो हम एक एज ए क्लाइंट हैं, एक यूज़र हैं, ठीक है। अब ये क्लाइंट सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, और भी हो सकते हैं। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन सा URL डाल रहा है, तो वो सारे क्लाइंट्स हैं, पहले वेब के पास जाकर फिर सर्वर पर जा रहे हैं। सर्वर अब क्या करेगा, उसको एक सर्च करेगा, जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास भी पड़ी हुई है, क्योंकि क्लाइंट जब सर्वर से अटैच होता है तो बीच में वेब से होते हुए सर्वर के पास जाएगा। तो सर्वर क्या करेगा, उसको सर्च करते हुए जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी URL डाला है, तो सर्वर क्या करेगा, वो चीज़ डाटाबेस के पास रिक्वेस्ट करेगा कि आप मुझे डाटाबेस से जो भी है, रिसोर्स से जो भी है, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, इमेजेस हो या पिक्चर्स हो, तो वहाँ से वो लेकर वापस क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। HTML रिक्वेस्ट गई, HTML
फिर रेस्पॉन्ड जो है वो क्लाइंट के पास जाएगा वेब से होते हुए। तो ये काम जो है कि अब वो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन सर्वर का काम क्या है, जो एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करता है, रेस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट भेजी गई है फिर उसकी रेस्पॉन्ड करेगा ओवर नेटवर्क, मतलब जिस नेटवर्क से आप काम कर रहे हैं वो वहां उस पर भेज देगा। अब आपका जो क्लाइंट एज ए आप क्लाइंट हैं तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आने के बाद ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है ना। जो भी है आपका, जो आप क्लाइंट हो, आप यूजर हो, यहाँ से आप सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजते हो तो फिर वो आपको एचटीएमएल रेस्पॉन्स भेजेगा। अब वो सर्च करके डाटाबेस से आपके जो भी रिसोर्सेज है आपको प्रोवाइड करवा देगा। नाउ क्लास, यहाँ टाइप्स ऑफ सर्वर की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा हमें पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वर अवेलेबल है हमारे पास। अब वेब सर्वर की बात करें, जहां आप ऑडियो हो, वीडियो हो, आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, या कह सकते हैं कोई ग्राफिक्स है, कोई पिक्चर्स है ना, कोई इमेजेस है, तो जो भी यहाँ इन रिसोर्सेज की बात की जा रही है वो सब वेब सर्वर के अकॉर्डिंग आते हैं। मेल सर्वर की बात करें तो जो आपने मेल आईडी बना रखी है, आप जो मेल भेजते हो फिर सर्वर पे जाती है, वहां से फिर आपको रेस्पॉन्ड मिलता है, ठीक है, तो वो मेल सर्वर वो होता है। आप जानते हो आपकी ईमेल आईडी होगी, तो उस ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो आप मेल भेजते हो उस वो मेल कहाँ जा रही है, किस सर्वर पे जा रही है, सर्वर फिर आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, आप उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो ये आप जो सेंडिंग रिसीविंग वाला करते हो, मेल जो आप सेंड भी करते हो, रिसीव भी करते हो, वहाँ ये मेल सर्वर काम आ रहा है। उसी की तरह एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो बहुत सारी ऐप्स होती है हमारे पास में, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तो वो वहाँ जो अपन को सर्व किया जा रहा है एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग, जो आपने उसको रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, तो जो सर्व किया जा रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आता है। FTP आप जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जा सकता है, मतलब इसको तो FTP के अकॉर्डिंग सर्वर कहा जा सकता है, क्योंकि हम जो अपलोडिंग कर रहे हैं और जो डाउनलोडिंग फाइल है हमारी, हम अपलोड जो कर रहे हैं, जो डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो पहले उस सर्वर पर जाएगा, किस पे, FTP पे। FTP के अकॉर्डिंग जो फाइल ट्रांसफर सर्वर है उसके अकॉर्डिंग, उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग और सर्वर पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के अकॉर्डिंग जो हमें सर्व किया जा रहा है, तो वहां काम आ रहा है ये वाला सर्वर, ठीक है। डाटाबेस सर्वर की बात कर रहे हैं तो हम कई बार हम हमारे सर्वर को डाटाबेस के अकॉर्डिंग कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें ये डाटा प्रोवाइड किया जाए। जहां डाटाबेस की हम बात कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जहां हम SQL की बात कर रहे थे तो उसमें हमने डाटाबेस बनाया था, हमने टेबल्स बनाई थी, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, इंसर्ट किए थे, तो वहां हम इस डाटाबेस सर्वर की बात कर रहे हैं कि जहां हम SQL की बात कर सकते हैं, ओरेकल की बात कर सकते हैं, हम इनग्रेस की बात कर सकते हैं, हम DB2 की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे क्या है कि लैंग्वेजेस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डाटाबेस के अकॉर्डिंग हमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो डाटाबेस सर्वर है। फिर हम DNS की बात करें, डोमेन नेम वर्ड सर्वर की, तो यहाँ हम डोमेन नेम सिस्टम की बात करें या डोमेन नेम की बात करें, उससे आप समझ सकते हो कि ये सर्वर वहां काम आ रहा है। जैसे .org है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर .gov की बात करते हो तो ये गवर्नमेंट वाली साइट है। अगर हम बात कर सकते हैं .nic.in की, तो इन जो है यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। .mil तो हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ वो ये डोमेन नेम सर्वर काम आ रहा है। तो ये टाइप्स ऑफ सर्वर के अंदर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वेब सर्वर क्या है, मेल सर्वर क्या है, एप्लीकेशन सर्वर क्या है, FTP, डाटाबेस सर्वर और DNS। क्लास वेब सर्वर, अब देखो अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात करी थी, हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी अपन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करो तो यहाँ HTTP और एक हम बात कर सकते हैं HTTPS। तो वेब सर्वर का मतलब वही है, जितने भी आपके रिसोर्सेज HTML डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो आ रहे हैं। ए वेब सर्वर कॉमनली नोन एज HTTP सर्वर इज ए प्रोग्राम दैट सर्व्स कंटेंट यूजिंग द HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। जो रूल्स और रेगुलेशंस बताए गए हमें इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। दिस कंटेंट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया HTML के अंदर, इमेजेस है, हो सकती है आपके कुछ वीडियोस हैं, हो सकते हैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई पिक्चर्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एंड अदर वेब रिसोर्सेज, बट कैन इंक्लूड एनी टाइप ऑफ फाइल।
अब इसके अलावा भी जो आप फाइल डाल रहे हो, आपने कोई भी ऐसी फाइल डाली है, हो सकता है वो लिंक बना हुआ, जैसे अभी आपको मैंने बताया था, पीडीएफ की फाइल हो सकती है, या फिर एमएस वर्ड की फाइल हो सकती है, या पीपीटी हो सकती है, या कोई आपके डाटाबेस की फाइल हो सकती है। तो ये वेब सर्वर के अंदर आपके ये सारी चीजें आती है, ठीक है ना। फिर द कंटेंट सर्व्ड बाय द वेब सर्वर कैन बी प्री एग्जिस्टिंग, मतलब स्टैटिक कंटेंट भी हो सकते हैं और डायनामिक कंटेंट भी हो सकता है। अभी जैसे आपको बताया था स्टैटिक जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन, और डायनामिक की बात करें तो डायनामिक में जो अपडेशंस हो रहे हैं जिस वेब पेज के अंदर, तो वो डायनामिक कहलाता है। देन क्लास वेब सर्वर सॉफ्टवेयर जस्ट कंफर्म करने के लिए आपको पता, देखो अपाची वेब सर्वर, आप अपने लैब के अंदर आपको पता है वैम्प सर्वर हमने डाला हुआ है। वैम्प का आपको बताया विंडो अपाची एक वेब सर्वर है। उसके बाद में आपके माई एसक्यूएल, देन पीएचपी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक एचटीटीपी वेब सर्वर है। उसी तरीके से अपाची टॉमकेट है, लाइटपैड है, जिक्सो है। यहाँ W3C सर्वर के अकॉर्डिंग है काम करता है। ये मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS, सर जस्ट आपको वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से नाम है, ठीक है। नाउ क्लास अब होस्टिंग ऑफ वेबसाइट, सिंपल सा टॉपिक है, ये भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो इसको। आपने वेब पेज बना लिए, वेब पेज के बाद में अभी उसको अपन वेबसाइट इसलिए नहीं कह सकते अगर आपने 50, 60, 70 वेब पेज तैयार कर लिए, ठीक है। अब क्या है, आप सोच रहे हो एक तरह की वेबसाइट बना तो लिए, अब उसको देखेगा कौन। अब वो गूगल पे दिखना चाहिए, याहू में दिखना चाहिए। उसके अलावा एक होस्टिंग, जैसे एक होस्ट जिसे कहा जाता है, कि उसको वेबसाइट बनवाना है, मतलब उसका एक वेबसाइट का रूप देना है, तो उसके लिए हमें वेब होस्टिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या होगा, होस्टिंग ऑफ ए वेबसाइट मीन्स दैट सर्विस विच अलोज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर आपकी खुद की है इंडिविजुअल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, तो अब उसको to make their website accessible via the world wide web। अब वर्ल्ड वाइड वेब के अकॉर्डिंग जब उसको एक्सेस करना है, उस सर्विस को एक्सेस कर, एक सर्विस बनी हुई जो है वर्ल्ड वाइड वेब, उसके अकॉर्डिंग हमें वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उसकी होस्टिंग करवानी जरूरी है। जब उसकी होस्टिंग हो जाएगी तब वो आपको दिखना स्टार्ट कर देगी। समझ लो www.microsoft.com है, तो अब वो क्या है, उसका एक नाम दिया गया, वो एक URL बन गया है। तो उससे पहले उसके बहुत सारे वेब पेजेस बने होंगे, लेकिन जब उसकी होस्टिंग हुई तो होस्टिंग वो वेबसाइट भी कहलाई, और उसके अलावा वो आपको याहू और गूगल और कोई भी आपके सर्च इंजन है उसमें दिखते हैं आपको। तो इस तरीके से उसकी होस्टिंग करानी बहुत जरूरी है। तो सिंपल सा टॉपिक है, जहां आप देखो बात कर रहे हैं ईमेल की, सॉफ्टवेयर की, फाइल्स की, आपकी वेबसाइट्स की, आपके डेटाबेसेस की, आपके सर्वर्स की, आपकी बैकअप की, तो सबकी होस्टिंग होती है इनमें, सबकी होस्टिंग। आप अगर जब वेबसाइट की जहां बात कर रहे हैं, आपका टॉपिक जरूर वेबसाइट है, लेकिन आप जब कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस बना लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है वेबसाइट है। जब अब उसको वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए हमें उसकी होस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसको देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए भी हमें वेब होस्टिंग ही करवानी पड़ेगी। नाउ क्लास हम वेब ब्राउजर की बात कर सकते हैं। देखो वेब ब्राउजर मेरे हिसाब से सबको पता है, लेकिन एक्चुअल में इसका काम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। ब्राउजिंग करवा रहे हो आप, वेब की ब्राउजिंग करवानी है आपको, ठीक है। आप ब्राउजर का मतलब क्या है, ब्राउज करना, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, आपके इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, जहां वेबसाइट्स है, वहां वेब पेजेस है, जहां पर उसकी आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप उसको देख रहे हो। ए वेब ब्राउजर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउज यूजर टू व्यू इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, ग्राफिक्स है, इंटरेक्टिव पेजेस है, एंड वीडियोज ऑन द इंटरनेट। Secondly, a browser is a software program installed on your computer, just like Google Chrome है, आपको पता है। उसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है। A browser is used to access various websites and web pages. Of course, वेबसाइट्स, वेब पेजेस दोनों चीजें आप ब्राउजर पे ही देखोगे ना। जब आप आपका URL डालते हो तो किस पे डालते हो, वेब ब्राउजर खोल के ही डालोगे भाई। सर्च इंजन अलग चीज है, सर्च इंजन के अंदर तो आप कुछ कीवर्ड्स या टेक्स्ट डाल के उसको सर्च कर रहे हो, लेकिन जब पर्टिकुलर URL आपके पास पड़ा तो वेब ब्राउजर ही करो, मतलब वेब की ब्राउजिंग करोगे, वेब ब्राउजर ही खोलोगे। उसी के अलावा इस टाइम ए ब्राउजर लोड्स ए वेब पेज, ऑफ कोर्स
वेब पेज जब आप यूआरएल डालते हो तो लोड तो करेगा वेब पेज। इट प्रोसेसेस द HTML विच में इंक्लूड टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट होगा, लिंक्स भी होंगे, एंड रेफरेंसेस टू इमेजेस भी होगी, एंड अदर आइटम्स सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट की मैंने बात बताई थी, डेकोरेशंस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जो हमने हमारी लैंग्वेज HTML के अंदर, HTML के बाद में CSS के बाद में जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस यूज करे हुए हैं एक वेबसाइट, एक वेब पेज बनाने के लिए। The browser processes these items then renders them in the browser window। मतलब यही आपका जो आप जो सर्च कर रहे हो, जो आप आइटम सर्च कर रहे हो, वही उसी ब्राउजर के अंदर वापस आपके शो हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये वही चीज है, द ब्राउजर प्रोसेस दीज आइटम्स देन रेंडर्स देम इन द ब्राउजर विंडो। तो ब्राउजर विंडो पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो वेब ब्राउजर जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन है या हमारे कोई वीडियोज है, पिक्चर है, ग्राफिक्स है, इंटरेक्टिव पेजेस है, वीडियो, सारे हम देखने के लिए काम में लेते हैं। हम क्लास एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर की बात कर सकते हैं। सिंपल सा ये भी आपका पेज जो स्लाइड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर, सब के सब आपके ब्राउजर्स हैं। फिलहाल क्लास हमें ये भी पता है कि हमने HTML की बात करी थी। टीम बर्नर्स-ली इन्होंने HTML को भी इन्वेंट किया था। यहाँ ये भी देखिए, द फर्स्ट वेब ब्राउजर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड इन 1990। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको भी पता है कि जब भी हम हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करते हैं तो उसके साथ में हमारे साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर हमेशा आता है। गूगल क्रोम आपको पता है गूगल का ही है, हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। सफारी एप्पल का है, फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउज़र ये अभी 4-5 साल में पहले आया ही है। पहले ये आपके स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग था, अब पीसी के अकॉर्डिंग भी आ गया है। नेटस्केप नेविगेटर भी काफ़ी पुराना है, ठीक है, और नेटस्केप कंपनी का है। तो ये थोड़े से ब्राउज़र्स हैं, आपको पता होने चाहिए। क्लास ब्राउजिंग डाटा है वेब ब्राउजर के अकॉर्डिंग। जो आपका ब्राउजर होगा उसके ब्राउजिंग सेटिंग के अंदर जाकर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ अपडेट करना चाहते हैं अपने सेटिंग को, उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया स्लाइड। एवरी इंटरनेट ब्राउजर है सेटिंग यू कैन चेंज इंक्लूडिंग प्राइवेसी सेटिंग, सर्च इंजन प्रेफरेंस, कौन सा सर्च इंजन चाहिए आपको, ऑटोफिल का मतलब होता है कि आपका एड्रेस है या आपका पेमेंट मेथड है, ठीक है, उसको आप ऑलरेडी फिल करना चाहते हो ताकि आप कभी भी जब कोई पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, जब भी कभी आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग कुछ पे करना है या फिर एड्रेस आपको बताना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी ऑटो फिल वाला काम है। ऑटो कंप्लीट बिहेवियर एंड मोर, काफ़ी सारी चीज़ें भी देखेंगे अपन। तो ये ओपन द क्रोम ब्राउजर इन द अपर राइट कॉर्नर, लिंक कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम, सिलेक्ट द सेटिंग एंट्री, 3 डॉट्स होती है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से अपन करेंगे। यहाँ गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में खुलने के बाद में जैसे मेरे यहाँ मोस्टली याहू खुलता है, लेकिन मैं यहाँ गूगल डाल देता हूँ। लेकिन ये 3 डॉट्स है, यहाँ अपन गए, सीधा अपन चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में हम जाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा UN गूगल। आप अपना कुछ यहाँ मैनेज योर गूगल अकाउंट वगैरह, ठीक है, क्रोम नेम एंड पिक्चर, छोटी मोटी चीज़ें हैं ये, तो आपको खुद को पता होगी। ऑटोफिल आप देखना चाहते हो तो ऑटोफिल के अंदर आप पासवर्ड, आपका पेमेंट मेथड है ये आप देखना चाहेंगे तो एड्रेसेस एंड मोर वगैरह। सेफ्टी चेक के अंदर आप देख सकते हो कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग हमारा ये क्रोम है, क्रोम कैन हेल्प कीप यू सेफ फ्रॉम डेटा ब्रीचेस, बैड एक्सटेंशंस एंड मोर। कई बार आप एक्सटेंशन गलत लगा देते हो, पासवर्ड वगैरह है, सेफ ब्राउजिंग है, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती है। प्राइवेसी सिक्योरिटी के अंदर आप कुकीज़ और उसकी बात कर सकते हो, जैसे क्लियर ब्राउजिंग डाटा, कुकीज़ एंड अदर साइट, इस कुकीज़ का भी बात करेंगे अपन। सिक्योरिटी है, साइट सेटिंग है। देन अपीयरेंस के अंदर आप देख सकते हो थीम्स है, शो होम बटन वगैरह, फॉन्ट साइज, ठीक है, ये। फिर सर्च इंजन के अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करना चाहते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो, वो आप यहाँ कर सकते हो। देन आपको स्टार्टअप क्या है, ओपन द न्यू टेप पेज, ये तो आपके अकॉर्डिंग है, ये देख सकते हो आप किस तरीके से क्या है। बाकी अगर इसको बात करें तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा।
1-2 घंटे लग जाएंगे हर एक चीज़ के बारे में। आपको बस थोड़ा बहुत जहाँ आपको चेंजेस करने हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर आप अपनी यहाँ पिक भी चेंज कर सकते हो, उसके अलावा ब्राउजर डिफ़ॉल्ट कौन सा चाहते हो, प्राइवेसी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हो, ऑटो फिल में आप जैसे यहाँ देखो मेरा मैनेज, अगर ऑटो फिल की बात करें सॉरी, पासवर्ड पेमेंट मेथड एड्रेस। तो पेमेंट मेथड का इसका मतलब ये है कि आप गूगल से आप जब पे करना चाहते हो तो पेमेंट मेथड के अकॉर्डिंग आपको पहले ही ऑटो फिल करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको पता ही है ऑटो फिल रहते ही हैं, ठीक है। एड्रेसेस एंड मोर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं कोई भी। पासवर्ड मेनली मैं कहूँ अगर तो गूगल के अंदर अपन डालते हैं तो एक तो होता है सेव और एक होता है कि आपको रिमेंबर, ये तो आप खुद डालते हो। एक तो रिमेंबर कहते हैं वो अपना आप खुद का आपके पासवर्ड लेके आ जाता है, तो वो ऑटो फिल में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये पूरी सेटिंग्स होती है आपके ब्राउज़र की। नाउ क्लास कुकीज़ क्लास कंटेन बिट्स ऑफ टेक्स्ट है, या आप कह सकते हो स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा कह सकते हो, या टेक्स्ट फाइल्स कह सकते हो, लाइक ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र आईडी, सेशन आईडी, जहां कंप्यूटर को ये लगता है कि अगर ये ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कहीं मिसयूज़ नहीं हो, उसके अलावा ये बार बार काम आती है, तो वो क्या करेगा, वेबसाइट में स्टोर कर लेगा। वेबसाइट क्या करेगी, स्टोर कर देगी कंप्यूटर के अंदर। कुकीज़ आर स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। जब भी कभी वापस आप वेब पेज खोलो उसका काम पड़े तो वो उसको हाइड कर दे। Cookies only contain bits of text, not anything else. The text can be a user ID, session ID or any other text. तो अभी मैंने बताया यूजर नेम भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, वेब पेजेस कैन बी कॉन्फ़िगरेबल। ए वेब पेज कुड हैव ए हाइड लिंक दैट हाइड्स अ सर्टेन एलिमेंट ऑन द वेब पेज। वेब पेज क्या करते हैं, कुछ लिंक को हाइड कर देते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हाइड कर देते हैं पेज में। अब किस तरीके से करते हैं, क्यों करते हैं, द पेज कैन सेव दिस सेटिंग ऑन योर कंप्यूटर विद ए कुकी। जो हम ये पेज में, इस पेज में जो सेव करते हैं, जो इस सेटिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ, वो क्या कहलाती है, वो कुकी कहलाती है। जस्ट लाइक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ डेटा, टेक्स्ट फाइल्स या फिर यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। व्हेन यू लोड द पेज, जब आप पेज को लोड करोगे इन द फ्यूचर, द पेज कैन एग्जामाइन, वो क्या करेगा, उसको कंफर्म करेगा, एग्जामाइन करेगा, द एग्जामाइन द कुकी एंड ऑटोमेटिकली हाइड द एलिमेंट। तो वो कंफर्म कर लेगा एज ए कुकी, तो वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा। उसे पता है कि एज जो यूजर नेम या पासवर्ड है या और कोई टेक्स्ट फाइल है, तो अगर हम उसको एज ए कुकी स्टोर करके बैठे हैं तो वो जैसे ही कंफर्म करेगा तो वो उसको हाइड कर देगा। तो ये काम रहता है कंप्यूटर के अंदर ही ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी ऑटो फीचर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस वो जस्ट कंफर्म खुद ही कर लेगा कि हमें क्या स्टोर करना है और हमें क्या हाइड करना है। नाउ क्लास लास्ट एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स टॉपिक है हमारा। सिंपल ये एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, क्या ना, मतलब हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक फीचर ऐड करें, प्लग इन करें। जैसे देखिए इन कंप्यूटिंग ए प्लगइन, add-on or add-on is a software component that adds a specific feature to an existing computer program। हमारे पास में कोई ऐसा ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र के अंदर हम ऐड करना चाहते हैं, प्लग इन करना चाहते हैं एक्स्ट्रा फीचर, तो हम ऐड कर सकते हैं। When a program supports plugins, it enables customization। अगर हम उसको प्लगइन सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इनेबल कर देंगे कस्टमाइजेशन। और एड ऑन की बात करते हो तो ये भी एक सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू ए प्रोग्राम। जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, एक वेब ब्राउजर है पॉपुलर, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे सपोर्ट्स एड ऑन सच एज द गूगल टूल बार, उसमें गूगल टूल बार, एड ब्लॉकर्स एंड वेब डेवलपर टूल्स, ये हम ऐड करते हैं। तो प्लग इन और एड इन तो क्या है, एक्स्ट्रा फीचर्स है, एक स्पेसिफिक फीचर्स है जो हम क्या करते हैं, हमें अवेलेबल होता है अगर हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उसमें ये ऐड हो, उसमें ये प्लग इन हो, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल टर्म है कि द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट एड्स स्पेसिफिक फीचर टू एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑलरेडी जो प्रोग्राम चल रहा है
जो हमारा ब्राउज़र चल रहा है उसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं कि हम ऐड कर कर एज ए एक्स्ट्रा फीचर हमारा काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। उसी तरीके से ऐड ऑन है, जैसे कि यहाँ आपका लिखा हुआ है, ऐड ऑन के अंदर हम ये चीज़ें ऐड करते हैं, दैट्स ऑल। प्लग इन ऐड इन दोनों एक ही चीज़ है। प्लग मतलब प्लग इन करा जा रहा है, ठीक है ना, और ऐड मतलब उसके अंदर ऐड किया जा रहा है।